बिहार के भोजपुर जिले में हुआ भारत तिवारी एनकाउंटर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। इस मामले को लेकर पुलिस और मृतक के परिवार के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पुलिस का कहना है कि यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी, जबकि परिवार का आरोप है कि भारत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। यही वजह है कि ये मामला अब केवल एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी निष्पक्षता, पुलिस की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को लेकर भी कई अहम सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। हम जानेंगे इस घटनाक्रम को क्रमवार से, जहां पर समझेंगे और जानेंगे कि अब तक जांच में क्या क्या सामने आया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत तिवारी की। भारत भूषण तिवारी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौती गांव के रहने वाले थे। पिछले कुछ समय से वो सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय थे। फेसबुक के ज़रिए वो स्थानीय समस्याओं, सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक कामकाज और गांव से जुड़े मुद्दों पर लगातार वीडियो बनाते और लाइव आते थे। इसी कारण उनके फॉलोअर्स भी तेज़ी से बढ़ रहे थे और इलाके में उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज थे और उनकी गतिविधियों पर पहले से नज़र रखी जा रही थी। वहीं परिवार इन आरोपों को गलत बताते हुए कहता है कि भारत केवल स्थानीय मुद्दों को उठाते थे और काम कर रहे थे। घटना से पहले सोशल मीडिया पर भारत तिवारी के कुछ वीडियो वायरल हुए, जिनमें वो कथित तौर पर हथियार के साथ दिखाई दिए। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ परिवार और समर्थकों का ये कहना है कि वीडियो को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया और केवल चुनिंदा हिस्से वायरल किए गए। इसी दौरान भारत तिवारी ने अपने कई लाइव वीडियो में ये भी कह दिया कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बात है 17 जून 2026 की, जब पुलिस और विशेष टीम भारत तिवारी को गिरफ्तार करने उनके गांव पहुंची। पुलिस के मुताबिक उद्देश्य उन्हें हिरासत में लेना था, लेकिन मौके पर हालत अचानक बदल गए। गांव में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसी दौरान भारत तिवारी ने फेसबुक पर लाइव शुरू कर दिया। वो लगातार कैमरे के सामने बोल रहे थे और दावा कर रहे थे कि पुलिस उन्हें घेर चुकी है। कुछ ही मिनटों में हजारों लोग इस लाइव से जुड़ गए। यही फेसबुक लाइव इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य माना जा रहा है। वीडियो में पुलिस की मौजूदगी, ग्रामीणों की आवाज़ें और तनावपूर्ण माहौल दिखाई देता है। हालांकि वीडियो पूरी घटना को रिकॉर्ड नहीं करता, कई हिस्से अस्पष्ट हैं और सबसे अहम बात यह है कि लाइव अचानक बंद हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसका कोई पूरा सार्वजनिक वीडियो उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां केवल वायरल क्लिप के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बच रही है। अब पुलिस के दावे को समझते हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान भारत तिवारी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई, जिसमें वो घायल हो गए और बाद में उनकी मौत भी हो गई। पुलिस का दावा है कि जवानों की सुरक्षा को देखते हुए ये कार्रवाई आवश्यक थी और कानून के तहत की गई कार्रवाई थी। तो दूसरी ओर परिवार का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि भारत ने पुलिस पर गोली नहीं चलाई थी। परिवार का आरोप है कि उन्होंने हथियार छोड़ दिया था और आत्मसमर्पण करने की स्थिति में थे। इसके बावजूद उन पर गोली चलाई गई। परिवार का यह भी कहना है कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी तो उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। घटना के बाद गांव के कुछ लोगों ने भी मीडिया से बातचीत में अलग अलग दावे किए हैं। कुछ ने परिवार के आरोपों का समर्थन किया, जबकि कुछ ने पुलिस के बयान को सही बताया। यही कारण है कि अब इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और अन्य तकनीकी जांच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि घटनास्थल पर वास्तव में क्या हुआ था। भारत तिवारी की मौत के बाद ये मामला तेजी से राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। विपक्ष ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि सरकार ने कहा कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। इसके बाद मृतक के परिवार की शिकायत पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। यहीं से ये केस एक सामान्य पुलिस कार्रवाई से आगे बढ़कर कानूनी और संवैधानिक बहस का विषय बन गया।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच किस दिशा में बढ़ रही है। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई, न्यायिक जांच में क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला कैसे पहुंचा, और भारत में किसी भी पुलिस एनकाउंटर के लिए कानून क्या कहता है। इन्हीं सभी पहलुओं को हम अब आगे विस्तार से समझेंगे। भारत तिवारी की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि घटनास्थल पर वास्तव में हुआ क्या था। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस की आंतरिक जांच के साथ साथ न्यायिक जांच भी शुरू की गई। परिवार की शिकायत के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये इस मामले का महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब जांच केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये तय करना भी जरूरी हो गया कि बल प्रयोग परिस्थितियों के अनुरूप था या फिर नहीं। जांच के दौरान पुलिस टीम के बयान, घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य, हथियारों की बैलिस्टिक जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल रिकॉर्डिंग जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया गया। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि फेसबुक लाइव बंद होने के बाद घटनास्थल पर घटनाक्रम किस क्रम से आगे बढ़ा। यही वो समय है जिसके बारे में पुलिस और परिवार के दावे सबसे अधिक अलग अलग हैं। इस मामले ने एक बार फिर पुलिस एनकाउंटर को लेकर बड़े कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा शुरू कर दी है। भारत में किसी भी एनकाउंटर को स्वतः वैध नहीं माना जाता। यदि पुलिस कार्रवाई में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी स्वतंत्र जांच की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए हैं। इनमें घटना का रिकॉर्ड तैयार करना, एफआईआर दर्ज करना, स्वतंत्र एजेंसी से जांच करना, पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक परीक्षण और आवश्यक होने पर न्यायिक जांच शामिल है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यदि पुलिस की कार्रवाई कानून के अनुरूप थी तो उसे निष्पक्ष जांच से प्रमाणित किया जा सके, और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय हो। अब इसी बीच मामला अदालत तक भी पहुंच चुका है। स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। अदालत ने कहा कि पूरे मामले की जांच स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि फिलहाल किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अब इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। भारत तिवारी के फेसबुक लाइव ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन किसी भी वायरल वीडियो का केवल एक हिस्सा पूरी घटना का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसीलिए जांच एजेंसियां मूल डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही हैं, ताकि घटनाक्रम की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके। राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि सरकार ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि ये मामला अब केवल एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया पर भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों का इंतजार है। ऐसे में ये कहना कि पुलिस पूरी तरह से सही थी या फिर परिवार के सभी आरोप पूरी तरह से साबित हो चुके हैं, दोनों ही निष्कर्ष इस समय जल्दबाजी होंगे। अंतिम तस्वीर तभी सामने आएगी जब सभी वैज्ञानिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट अदालत के सामने आएंगी। भारत तिवारी एनकाउंटर केस ने एक बार फिर ये याद दिलाया कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। चाहे आरोप किसी व्यक्ति पर हो या फिर पुलिस पर, अंतिम निर्णय तथ्यों, सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि जांच एजेंसियां और अदालत इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती हैं, और ये आने वाला समय बता पाएगा।